विधि के समस्त छात्रों को सुप्रभातम। मैं प्रोफेसर डी.पी. गुप्ता, बुंदेलखंड कॉलेज, झांसी। आज का टॉपिक है स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। स्वीकृति की परिभाषा धारा 2B में दी गई है कि when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. When the proposal is accepted, it becomes the promise. कि जब वह व्यक्ति जिसको प्रस्ताव किया गया है उस प्रस्ताव के प्रति अपनी स्वीकृति संज्ञात करता है तो ये कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। जैसे ही प्रस्ताव स्वीकृत हुआ होता है तो वो वचन बन जाता है। अब प्रस्ताव के बाद स्वीकृति के आवश्यक तत्व क्या है? तो पहला जो एलिमेंट आता है, आवश्यक तत्व आता है, वो ये है कि हाउ द एक्सेप्टेंस इज टू बी कम्युनिकेटेड, कि स्वीकृति की संसूचना कैसे दी जानी चाहिए या स्वीकृति कैसे की जाती है, मोड क्या। तो एक्सेप्टेंस कैन बी मेड आइदर बाय एक्ट और ओमिशन। स्वीकृति किसी कार्य के द्वारा या कार्यलोप के द्वारा की जा सकती है। मीन्स देयर मस्ट बी सम ओवरटेक्ट और सम मैनिफेस्टेशन। जैसे स्वीकृति स्वीकर्ता बोलने के द्वारा कर सकता है या लिखने के द्वारा कर सकता है या आचरण के द्वारा कर सकता है। इट मीन्स एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अभिव्यक्त या विवक्षित दोनों प्रकार से स्वीकृति हो सकती है। एक्सप्रेस acceptance means which is made by words either written or spoken. Implied acceptance means which is made by conduct or behavior of the person, behavior of the acceptor. ठीक है ना? तो दोनों तरह से स्वीकृति की जा सकती है, चाहे शब्दों के द्वारा करो या आचरण के द्वारा करो। दूसरी बात ये आती है कि कुछ इसमें केसेस हैं जिसमें से न्यायालय ने ये माना कि भले ही फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो या पेंडिंग हो, लेकिन यदि आचरण के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं तो स्वीकृति मान ली जाएगी। जैसे एक केस था ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, 1870 का था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का डिसीजन था। इस केस में ये था कि ब्रॉगडन मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को कोयला की सप्लाई करता था और इसके बाद उसने कहा रेलवे कंपनी से कि क्यों ना हम एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कर लें जिससे ये इन राइटिंग हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूरा मसौदा तैयार किया गया और कंपनी को भेज दिया। कंपनी ने उसको साइन करके दोबारा भेज दिया ब्रॉगडन के पास। ब्रॉगडन उसमें कुछ चीज़ें खाली रह गई थी, अतः उसे वापस कंपनी के बाद दे दिया कि जो इसके ब्लैंक्स रह गए हैं उसको पूरा करके दें, अप्रूवल पूरा करें। रेलवे कंपनी ने उसको अपने पास रख लिया, मतलब दोबारा उसको ब्रॉगडन के पास नहीं भेजा। ब्रॉगडन इस नई शर्तों के अनुसार कोयले की सप्लाई करता रहा और कंपनी उन नई शर्तों के अनुसार उसका पेमेंट करती रही। बाद में ब्रॉगडन ने कहा कि जब हमारे मध्य कोई औपचारिक संविदा नहीं है तो मैं कोयला क्यों सप्लाई करूं। तब रेलवे कंपनी ने उसके खिलाफ केस किया और न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भले ही फॉर्मल रूप से अप्रूव होकर वो कॉन्ट्रैक्ट न मिला हो, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें थीं कि कोयला सप्लाई करना और उसी के अनुसार पेमेंट करना यदि चालू है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि इम्प्लाइडली अपने आचरण के द्वारा विवक्षित तौर पर संविदा पूरी हो गई है। अतः दोनों पक्ष उस संविदा की शर्तों को मानने के लिए बाध्य हैं।
इसी प्रकार से एक केस और था, हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी वर्सेस श्याम सुंदर। इस केस में यह था कि इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहा कि कोई व्यक्ति जो है अपने प्रीमियम और प्रपोजल फॉर्म भर के यदि कंपनी को दे देता है और कंपनी उसकी स्वीकृति दे देती है, तो इंश्योरेंस की संविदा पूरी हो जाएगी। एक व्यक्ति ने क्या किया कि चेक दे दिया, प्रपोजल फॉर्म भर के दोनों कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास भेज दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने उस चेक को इनकैश कर लिया, लेकिन फॉर्मल पॉलिसी नहीं भेजा, जो बीमा बॉन्ड है उसको नहीं भेजा। और इनकैश होने के बाद और पॉलिसी बॉन्ड भेजने के पहले उस इंश्योर्ड पर्सन की, जिसका बीमा किया गया था, उसकी मृत्यु हो गई। अब प्रश्न ये उठा कि क्या वो बीमा की राशि पाने का हकदार है कि नहीं। तो यहाँ पर न्यायालय ने कहा कि जो कंपनी ने शर्तें रखी थी कि उसकी किस्त एवं प्रपोजल फॉर्म जब दोनों इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच जाती हैं और इंश्योरेंस कंपनी ने जब उसको इनकैश करा लिया, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका बीमाकृत जो व्यक्ति है वो उसका क्लेम पाने का हकदार। तो यहाँ भी ये कह सकते हैं कि कंडक्ट के द्वारा ही, आचरण के द्वारा ही, यदि आप उसको रखे हुए हैं, इनकैश कर ले हैं, बाकी यदि आप फॉर्मल बॉन्ड रखे हुए हैं, नहीं भेजे बाई पोस्ट, तो इसका मतलब है कि आपने उसे स्वीकार कर लिया, तो स्वीकृत मान लीजिए संविदा हो गई। लेकिन कुछ बीमा के केसेस में इस आधार पर आपत्ति की गई कि केवल यदि मेंटल एक्सेप्टेंस है तो उसे स्वीकार न किया जाए। एक केस और था फेल्ट हाउस बनाम बिंडले का, जिसमें ये निर्णय किया गया कि द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन टू द ऑफरर ओनली। स्वीकृत की संसूचना केवल प्रस्तावक को ही देनी चाहिए, अन्यथा नहीं। नंबर एक। दूसरा सिद्धांत इस केस में यह हुआ कि मौन स्वीकृति मान्य नहीं होगी, मीन्स एक्सेप्टेंस बाय साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेड, इट विल नॉट क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट। दो चीजें आई फेल्ट हाउस बनाम बिंडले केस में। फेल्ट हाउस बनाम बिंडले केस में यह था कि फेल्ट हाउस ने अपने भतीजे को एक पत्र लिखा कि वो एक घोड़ा खरीदना चाहता, उसका भतीजा घोड़ों का व्यापारी था, कि ये तुम्हारे पास सफ़ेद घोड़ा है, इसको मैं खरीदना चाहता हूँ, ये मेरे लिए रिजर्व रख लेना, और यदि तुम्हारा कोई पत्र नहीं आता तो ये मैं समझूंगा कि तुमने जो है मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भतीजे ने कोई बात नहीं कही, बल्कि उसने अपने नीलामकर्ता को बोल दिया कि जो सफ़ेद घोड़ा है इसकी नीलामी न करना, कारण इसको मुझे चाचा के लिए रिजर्व रखना है। लेकिन गलती से नीलामकर्ता ने उस घोड़े को बेच दिया। जब उस घोड़े को बेच दिया, इसमें प्रतिवादी जो बिंडले था वो नीलाम करता था, उसको बेच दिया। और जब बेच दिया तब जो है उसके चाचा फेल्ट हाउस ने जो है उस नीलामकर्ता के खिलाफ केस किया, संविदा भंग का। तो न्यायालय ने ये कहा कि कोई भी प्रस्तावक अपनी शर्तें नहीं लाद सकता स्वीकर्ता पर कि आप ऐसा नहीं करोगे, यदि आप ऐसा नहीं जवाब देते तो मैं मानूंगा कि आपने स्वीकार कर लिया। इस शर्तें नहीं लाद सकता, नंबर एक। नंबर दो, कि जो स्वीकृत की सूचना है वो प्रस्तावक को दी जानी चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं किया गया है। ये मात्र मानसिक स्वीकृति थी या मौन स्वीकृति थी। भतीजे ने उसकी मौन स्वीकृति तो की थी, लेकिन उसको कम्युनिकेट नहीं किया गया था प्रस्तावक को। और जब उसको कम्युनिकेट नहीं किया गया, स्वीकृत की सूचना नहीं दी गई, तो संविदा का निर्माण नहीं हुआ। और ये कहा गया कि केवल मौन स्वीकृति से संविदा का निर्माण नहीं होगा। इसके आगे की कुछ और चीज़ें हैं एक्सेप्टेंस में, कि जो स्वीकृत की सूचना है वो स्वीकर्ता द्वारा ही दी जानी चाहिए या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा, अन्य किसी के द्वारा नहीं। यदि किसी प्रस्तावक ने प्रस्ताव किया है, जिसको प्रस्ताव किया है उसको ही, अर्थात स्वीकर्ता को ही इसकी सूचना दी जानी चाहिए स्वीकृत की। इस केस में पावेल बनाम ली का एक केस था, जिसमें से
पावेल ने एक जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक के लिए एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन पर विचार किया गया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में, स्कूल के मैनेजमेंट ने, और पावेल की नियुक्ति कर ली गई। लेकिन इसको सूचित नहीं किया गया पावेल को कि तुम्हारी नियुक्ति कन्फर्म है। इसके बाद पावेल ने, एक उसका दोस्त था उस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में, प्रबंध तंत्र में, उसने पता किया कि अब मेरी नियुक्ति का क्या हुआ। तो उसने अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि तुम्हारी नियुक्ति जो है हो चुकी है। इसके कुछ दिनों बाद मैनेजमेंट ने जो है उसकी नियुक्ति रद्द कर दी। जब वो रद्द कर दी तो पावेल ने जो है मैनेजमेंट के खिलाफ एक केस दायर किया कि जब मेरी नियुक्ति हो चुकी थी, इसका मतलब स्वीकृति हो चुकी और संविदा हो गई, अब मैनेजमेंट संविदा भंग कर रहा है, अतः उसे मेरी स्वीकृति के लिए आदेशित किया जाए। न्यायालय ने यह कहा कि स्वीकृति की सूचना स्वीकर्ता के द्वारा या उसके अथॉराइज्ड व्यक्ति के द्वारा ही दी जानी चाहिए। स्वीकृत की कोई सूचना आवेदक को नहीं दी गई, पावेल को नहीं दी गई। और जब उसकी सूचना नहीं दी गई, केवल अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा दी गई, तो इसके आधार पर संविदा का निर्माण नहीं होगा। जब संविदा नहीं है तो आप नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है कि व्हेन द एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी, स्वीकृति की सूचना देना जरूरी नहीं होता। जैसे कार्लिल वाले केस में आपने देखा, या ऐसे केसेस हैं जो सामान्य प्रस्ताव वाले हैं, तो सामान्य प्रस्ताव में स्वीकृति की सूचना देनी आवश्यक नहीं होती है। जैसे मिसिंग व्यक्ति है या मिसिंग थिंग्स है, या उसके खोने के संबंध में जो भी पहले सूचना देता है उसके साथ संविदा हो जाती है, इसके बाद वो प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। तो ये इसके आवश्यक तत्व हैं। और जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन मैंने जैसे बताया कि लिखकर हो सकता है, शब्दों के द्वारा हो सकता है, बाई पोस्ट हो सकता है, टेलीग्राम के द्वारा हो सकता है, ईमेल के द्वारा हो सकता है, फैक्स के द्वारा हो सकता है। ये सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, या प्रेस्क्राइब्ड मोड है, या जिस मोड से प्रस्तावक ये कहता है कि भाई इस तरीके से आप स्वीकृत की सूचना देना, तो उसी तरीके से स्वीकर्ता जो उस सूचना को जो है देगा। और लास्ट कंडीशन ये है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट अनकंडीशनल, कि स्वीकृति पूर्ण एवं शर्त विहीन होना चाहिए। जैसा प्रस्ताव आया है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। यदि उसमें थोड़ा सा भी चेंज करता है स्वीकर्ता, तो मूल प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा और वो जो चेंज किया वो एक नया प्रस्ताव बन जाएगा, जिसको हम काउंटर ऑफर या प्रति प्रस्ताव कहते हैं। अर्थात इससे संविदा का निर्माण नहीं होगा। तो जो कंडीशन प्रस्ताव में है उसी को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। जैसे मान लिया कि एक केस में था कि एक व्यक्ति ने शेयर खरीदने के लिए कंपनी में अप्लाई किया और उसने ये कहा कि मैं आपके शेयर तब खरीदूंगा जब आप मुझे कंपनी का खजांची नियुक्त कर लेंगे। कंपनी ने शेयर तो अलॉट कर दिए, लेकिन उसे खजांची नियुक्त नहीं किया। तो इसके बाद कंपनी ने जब शेयर की मनी मांगा कि भाई शेयर की जो वैल्यू है उसको आप जमा करो, तब उसने उसने जमा नहीं किया और कंपनी ने केस किया। तो न्यायालय ने यही कहा कि जब उसके एप्लीकेशन में ये शर्त थी कि मैं आपके शेयर तब खरीदूंगा जब आप मुझे खजांची नियुक्त करेंगे, तो आप शेयर क्यों बेच दिए? उसकी वो वैल्यू देने के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है। आप उसे खजांची नियुक्त करते तब जो है उस आपके शेयर की वैल्यू, शेयर की कीमत देने के लिए उत्तरदायी होता। तो स्वीकृति पूर्ण एवं शर्त विहीन होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें आप कोई फेर फार करें, अन्यथा वो काउंटर ऑफर हो जाएगा, स्वीकृति नहीं होगी। स्वीकृति के बाद एक धारा 4 है जिसमें ये दिया गया है कि व्हेन द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, संसूचना कब पूर्ण होती है, चाहे प्रस्ताव की हो, चाहे स्वीकृत की हो, और चाहे इसके प्रतिसंग्रहण की हो। मीन्स व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। इस संबंध में धारा 4 में प्रावधान दिए गए। तो धारा 4 में दिया गया है कि कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर, व्हेन इट रीचेस टू द एक्सेप्टर।
कि प्रस्ताव की संसूचना तब पूरी होती है जब वो प्रस्ताव सोईकर्ता के पास पहुंच जाता है। इसमें बहुत टेक्निकलिटी नहीं, सीधी-सीधी बात। दूसरी बात इसमें दिया है कि व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, कि स्वीकृत की संसूचना कब पूरी होती है। तो 2 बातें इसमें दी गई हैं। इसमें जो ला दिया गया धारा 4 में वो केवल बाई पोस्ट का दिया है। अन्य जो है विभिन्न न्यायालयों के निर्णय के द्वारा, जैसे आजकल टेलीफ़ोन के द्वारा है, ईमेल के द्वारा है, टेलेक्स के द्वारा है, इन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। उस समय जब ये लॉ बना था 1872 में, तब ये चीज़ें थी नहीं। तो इसमें जो ला दिया है बाई पोस्ट का ही दिया है। इसके बाद न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के द्वारा कि उनकी क्या लीगल पोजीशन है, उस पर भी केस ला आ चुका है। तो स्वीकृत की संसूचना प्रस्तावक के प्रति तब पूरी होती है जब स्वीकर्ता स्वीकृत का पत्र डाक में डाल देता है। बाई पोस्ट के द्वारा है ये पहला, कि द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द ऑफरर इज कंप्लीट व्हेन द लेटर ऑफ acceptance is put into the course of transmission by the acceptor। प्रस्तावक के प्रति स्वीकृत की संसूचना तब पूरी होती है जब स्वीकर्ता स्वीकृत का पत्र डाक में डाल देता है। एंड इट कंप्लीट्स अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। और स्वीकर्ता के प्रति स्वीकृत की संसूचना तब पूरी मानी जाती है जब वो स्वीकृत का पत्र प्रस्तावक के पास पहुंच जाता है। दोनों चीजें। यदि हम आप इसमें एग्जाम्पल देखें कि मान लिया ए ने अपना फ्लैट बेचने के लिए बी से प्रस्ताव किया, तो प्रस्ताव की सूचना तब पूरी हो गई जब प्रस्तावक का पत्र बी के पास स्वीकर्ता के पास पहुंच गया, प्रस्ताव की सूचना पूरी हो गई। अब बी उस प्रस्ताव को, फ्लैट खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता, स्वीकृति हो गई। तो स्वीकृत की सूचना देनी जरूरी है। तो वो स्वीकृत की सूचना पत्र के द्वारा है। तो स्वीकृत का पत्र जो है बी लिखता है, स्वीकर्ता लिखता है, और जैसे ही वो डाक में डालता है तो स्वीकृत की संसूचना प्रस्तावक के प्रति पूरी हो गई। मीन्स ऑफरर इज बाउंड बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट। प्रस्तावक उससे बंध गया। जैसे ही पत्र वो डालता है डाक में, वैसे प्रस्तावक के प्रति सूचना पूरी हो गई। डाक में डालने का अर्थ यह है कि अब स्वीकर्ता उस पत्र को निकाल नहीं सकता। इट इज बियॉन्ड हिज पावर टू टेक इट बैक। उसको निकाल नहीं सकता। तो प्रस्तावक के प्रति सूचना, स्वीकृत की संसूचना तब पूरी होती है जब स्वीकर्ता स्वीकृत का पत्र डाक में डालता है। तो जैसे बी ने स्वीकृत का पत्र डाक में डाला, प्रस्तावक के प्रति सूचना पूरी हो गई। अब स्वीकर्ता के प्रति संसूचना कब पूरी होगी स्वीकृत की? तो स्वीकर्ता के प्रति स्वीकृत की संसूचना तब पूरी होगी जब ये स्वीकृत पत्र प्रस्तावकर्ता के पास पहुंच जाता है। अर्थात बी के द्वारा लिखा गया स्वीकृत का पत्र जैसे ही प्रस्तावक ए के पास पहुंचेगा तो स्वीकृत की संसूचना स्वीकर्ता के प्रति पूरी हो गई। अब आप देखेंगे कि इसमें एक गैप आ रहा है। पत्र डालने के बाद और पत्र पहुंचने पर, प्रस्ताव के पहुंचने पर इतने बीच का गैप है। और इस गैप का फायदा स्वीकर्ता इसलिए ले सकता है कि द गैप बिटवीन द पोस्टिंग ऑफ द लेटर एंड डिलीवरी ऑफ द डिलीवरी टाइम, दिस गैप कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द एक्सेप्टर फॉर रिवोकेशन ऑफ हिज एक्सेप्टेंस बाय स्पीडियर मीन्स। कि जैसे उसने पत्र डाला, पत्र डाक के द्वारा जाएगा, कुछ समय लगेगा, तब ए के पास पहुंचेगा। तब तक स्वीकृत की संसूचना स्वीकर्ता के पद पूरी नहीं होगी, जब तक वो पहुंचेगा नहीं पत्र। अब यहाँ पर यदि स्वीकर्ता मान लिया वो सोचता है कि नहीं, मुझे फ्लैट नहीं खरीदना है, इस उदाहरण में देखें आप, मुझे नहीं खरीदना है, वो अपने स्वीकृत को वापस लेना चाहता है। तो यदि स्वीकर्ता टेलीग्राम भेज देता है पहले और पत्र बाद में पहुंचता है, तो टेलीग्राम के द्वारा उस स्वीकृत का विखंडन कर दिया गया, प्रतिसंग्रहण कर दिया, रिवोक कर दिया।
तो संविदा नहीं होगी। लेकिन यदि टेलीग्राम बाद में पहुँचता है, वो पत्र पहले पहुँचता है, तो संविदा का निर्माण हो गया। तो बाई पोस्ट में बड़ी समस्याएँ हैं कि स्वीकृत का पत्र पहुँचने के पहले स्वीकर्ता अपने स्वीकृत को वापस ले सकता है, अर्थात टेलीग्राम के द्वारा या अन्य स्पी टेलेक्स के द्वारा यदि ऐसा भेजता है, टेलीग्राम वगैरह के द्वारा, तो वो विखंडन हो जाएगा। लेकिन यदि पहले नहीं टेलीग्राम पहुँचता, पत्र पहले पहुँच जाएगा, तो संविदा का निर्माण हो गया। ये प्रॉब्लम बाई पोस्ट होती है। अब एक बात और आती है जो वकीलों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि संविदा एट व्हिच प्लेस द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड, संविदा का निर्माण किस स्थान पर होता है, और संविदा का निर्माण जिस स्थान पर होता है उसी स्थान के न्यायालय को उस केस की सुनवाई का अधिकार है। ये नहीं कि आप चाहे जहाँ दायर कर दो, कि प्रस्तावक अपने यहाँ दायर कर दे, स्वीकर्ता अपने यहाँ दायर कर दे, ऐसा नहीं है। तो संविदा का निर्माण जहाँ होगा उस स्थान के न्यायालय को उस संविदा संबंधी केस की सुनवाई का अधिकार होता है। फिर ठीक है ना, उस प्लेस के कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन प्राप्त है कि उस केस की सुनवाई करे, उस केस की कॉग्निजेंस ले सकता है। तो बाई पोस्ट के केस में यह होता है कि द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड एट द प्लेस वेयर इट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द एक्सेप्टर। अर्थात यदि ए ने बी से प्रस्ताव किया, बी ने उसे स्वीकार किया, मान लिया ए जो है झांसी में है, बी भोपाल में है, बी ने स्वीकृत का पत्र भोपाल में पोस्ट किया, तो ये माना जाएगा उस संविदा जो है भोपाल में हो गई, और इस संविदा संबंधी जो भी केस आएगा वो भोपाल के न्यायालय को ज्यूरिसडिक्शन प्राप्त है, वही इस केस की सुनवाई कर सकता है। क्योंकि स्थान जानना वकीलों को बहुत जरूरी है कि इस स्थान को कि व्हिच कोर्ट हैज गॉट द ज्यूरिसडिक्शन टू हियर द केस, टू हियर एंड डिसाइड द केस। ये नहीं कि चाहे आप झांसी में दायर करो या कहीं दायर करो, ऐसा नहीं है। तो जिस स्थान पर स्वीकृत का पत्र डाला जाता है उसी स्थान पर संविदा हो जाती है, और उसी स्थान के न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है कि उस केस की सुनवाई कर सके। अब टेलीफोन और टेलेक्स ईमेल का जमाना है, इसके संबंध में ला अलग है, जो आपकी भारतीय संविदा अधिनियम में तो नहीं दिया गया है धारा 4 में, बल्कि न्यायालय के इंग्लैंड और यहाँ के, आज वी आर बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ, तो उनके न्यायालयों के आधार पर केस लॉज है, और टेलीफोन टेलेक्स ईमेल के द्वारा जो भी संविदाएं की जाती हैं उसमें से लॉ बाई पोस्ट वाला जो लॉ है इससे अलग है। पहला केस एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फॉर ईस्ट कारपोरेशन 1955 में आया। क्वींस बेंच का निर्णय था कि टेलीफोन या टेलेक्स के द्वारा स्वीकृत की संसूचना कब पूरी होती है। तो इस केस में एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फॉर ईस्ट कारपोरेशन, इस केस में को निर्णय जो है लॉर्ड डेनिंग ने दिया था। लॉर्ड डेनिंग के विषय में कहा जाता है कि ही वॉज वेरी रीजन्ड जज एंड ही ऑलवेज upheld the supremacy of the court judiciary, and he was saying that if any problem comes before the court, the judges should not come with the folded hand that it is I cannot decide, I cannot deliver the justice, he cannot say, he has to give the justice। ये लॉर्ड डेनिंग का कहना था, और उस लॉर्ड डेनिंग की जो रीजनिंग थी उसको इंडिया में फॉलो किया गया। चीफ जस्टिस सुब्बा राव रहे, जस्टिस पी.एन. भगवती रहे, कृष्णा अय्यर रहे, वो ऑलमोस्ट लॉर्ड डेनिंग के ही फॉलोअर थे इंडिया में। तमाम ऐसे केसेस हैं जो 10-10 साल 20-20 साल बाद उन्होंने डिसाइड किया, तो उसकी रीजनिंग को उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो एंटोर्स लिमिटेड बनाम माइल्स फॉर ईस्ट कारपोरेशन में ये था, उसने एक उदाहरण दिया लॉर्ड डेनिंग ने कि मान लिया एक व्यक्ति नदी के इस पार खड़ा है, दूसरा व्यक्ति नदी के उस पार खड़ा है। इधर वाले ने जो आवाज दी उधर वाले को कि मैं अपना खेत बेचना चाहता हूं, जोर चिल्ला के कहा, और दूसरे ने कहा कि मैं आपका खेत
खरीदने को तैयार हूँ। इतने में एक जहाज ऊपर से मंडरा रहा था, तो जब उसने कहा कि मैं आपका खेत खरीदने को तैयार हूँ, तो जहाज की आवाज़ में उसकी आवाज़ विलीन हो गई। और यहाँ प्रस्तावक सुन नहीं पाया जो कह रहा था कि मैं अपना खेत बेचने को तैयार, उसे सुनाई नहीं दिया। तो ऐसा यहाँ कोई संविदा का निर्माण नहीं होगा। जब तक प्रस्तावक उसकी आवाज़ को नहीं सुनता है, तब तक संविदा का निर्माण नहीं हो सकता है। तो लॉर्ड डिनिंग ने यह कहा कि जब ऐसी बात थी, तो स्वीकर्ता को फिर चिल्ला के कहना चाहिए कि हाँ, मैं आपका खेत खरीदने को तैयार हूँ। कि once the aircraft was hovering over both the parties and acceptance cannot be heard by the offerer, the contract cannot be formed. ये बात हुई। तो टेलीफोन के द्वारा संविदा का निर्माण वहां होगा जहां पर प्रस्तावकर्ता स्वीकृति की आवाज को सुनता है। ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। मान लिया एक व्यक्ति झांसी में बैठा है, वो फोन से भोपाल के व्यापारी से कहता है कि मुझे 100 मन चीनी चाहिए, मैं खरीदना चाहता हूं। भोपाल का व्यापारी कहता है कि मैं बेचने को तैयार हूं। ठीक है ना? तो जब ए ये प्रस्ताव करता है कि मैं 100 मन चीनी खरीद करना चाहता हूं टेलीफोन से, और बी जो है टेलीफोन से स्वीकार करता है कि मैं 100 मन चीनी आपको बेचने को तैयार हूं, जो भी रेट उसमें दी गई है, तैयार हूं। तो जब वो ये कहता है कि मैं 100 मन चीनी बेचने को तैयार हूँ, जैसे ये आवाज़ झांसी वाले को, प्रस्तावक को सुनाई देगी, वैसे ही संविदा वहीं पर हो जाएगी, उसी स्थान पर हो जाएगी, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। मतलब जो बाई पोस्ट स्वीकृति वाली है, उससे अलग हटकर टेलीफोन के द्वारा स्वीकृति की संसूचना जहां प्रस्तावक सुनता है, उस स्थान पर होती है और उसी स्थान के न्यायालय को कॉग्निजेंस प्राप्त, जुरिस्डिक्शन प्राप्त है उस केस का कॉग्निजेंस लेने के लिए। जबकि पोस्ट में यह है कि जहां स्वीकर्ता स्वीकृत पत्र डालता है, जैसे भोपाल में वो पत्र डालता है, यहाँ क्या है कि भोपाल से वो फोन द्वारा कहता है कि हाँ, मैं 100 मन चीनी बेचने को तैयार हूँ। ये आवाज टेलीफोन में जैसे झांसी में वाला प्रस्तावक सुनेगा, तो ये संविदा झांसी में पूरी होगी और झांसी के न्यायालय को इस केस की सुनवाई का अधिकार, उससे अलग हटकर, चाहे टेलीफोन के द्वारा हो, चाहे टेलेक्स के द्वारा हो। और इस केस को जो रूलिंग थी एंट्रोस लिमिटेड वाली, जो रूलिंग थी इंग्लैंड के केस के 1955 के, भारत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस रूलिंग को स्वीकार किया गया। भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास 1966 में अहमदाबाद खेमगांव का केस था। और इसमें से जो है ये माना गया कि जो रूलिंग एंट्रोस लिमिटेड में दी गई है वही सही है, और उसी के अनुसार उन्होंने कहा कि फोन के द्वारा स्वीकृति उस तब होती है जब प्रस्तावक उसकी आवाज को सुनता है, और उस स्थान पर होती है जहां पर प्रस्तावक उस आवाज को सुनता है। तो दोनों चीजें अलग हो, बाई पोस्ट सिस्टम अलग हो गया, लॉ अलग है, और बाई फोन अलग है। इसके बाद ईमेल के द्वारा भी एक केस आया था, केस का नाम था ट्राइमेक्स इंटरनेशनल एफजेडई लिमिटेड वर्सेस वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड, 2010 सुप्रीम कोर्ट का केस था। और इसमें से सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि ऑल कम्युनिकेशंस मेड थ्रू ईमेल एग्रीमेंट thus arising was held to be valid though there was no formal contract signed by the parties। यदि प्रस्तावक और स्वीकर्ता ईमेल के द्वारा जो है अपनी अपनी बात कहते हैं, इधर से वो भेजता है, उधर से स्वीकर्ता भेजता है, तो ये जितना जो इनका आदान प्रदान है, मेल का जो आदान प्रदान है, इससे एग्रीमेंट फॉर्म हो जाएगा, भले ही इसके संबंध में किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पर उन्होंने हस्ताक्षर न किए हों। यदि ईमेल के द्वारा वो प्रस्ताव करता है, ईमेल से जवाब आता है, तो उनके सिग्नेचर्स तो हैं नहीं उनमें, तो भले ही फॉर्मल सिग्नेचर ना हो तो भी एग्रीमेंट हो जाएगा, संविदा का निर्माण हो जाएगा, और उसी प्रकार से उस स्थान पर होगा जैसे टेलीफोन के द्वारा होता है। कहने का अर्थ ये है कि यदि स्पीडी मीन्स है, यदि फास्टेस्ट मीन्स है, यदि इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन है, तो ये संविदा उस स्थान पर होगी जहां पर प्रस्तावक है, जहां वो सुन रहा है, जहां उसे मिल रहा है, उस स्थान पर होगी। और यदि बाई पोस्ट है तो बाई पोस्ट के द्वारा उस स्थान पर होगी जहां पर स्वीकर्ता है, स्वीकर्ता जहां स्वीकृत का पत्र डालता है। ये बेसिक इसमें डिफरेंस है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर से नया टॉपिक चालू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।